अच्छा, तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है, आप लोगों को पता है जो टॉपिक है, दैट इज़ फाइनेंशियल अरिथमेटिक। मेक श्योर कि हमारे फाइनेंशियल अरिथमेटिक का आज सेकंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर गुजर चुका है, वो जो क्लास नंबर 7 थी, आज क्लास नंबर 8 है, और 8 में सेकंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक का क्या है हमारा लेक्चर है, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता हो, और ये भी याद रहे आप लोगों को कि जो आज हम करेंगे ना टॉपिक्स जो भी करेंगे वो कुछ फार्मूला बेस्ड होंगे। जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कुछ भी था, वो हमने पहले चैप्टर में मतलब फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में या परसेंटेज के हवाले से जो कुछ भी किया अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसी लेक्चर में था, लेक्चर नंबर 7 में। अब लेक्चर नंबर 8 में हम क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास कुछ फार्मूलाज होंगे, जो कि फार्मूलाज आप लोगों ने याद भी करने होंगे, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ ऐसे फार्मूला हैं जो कि बार बार घूम घूम आ रहे हैं, बार बार इधर उधर से जा रहे हैं, तो इस हवाले से मतलब आप लोगों ने थोड़े बहुत फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों ने जस्ट देखना होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमें हमसे पूछ के आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, वो हमसे क्या मांग रही है ना, तो वो चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि लेट मी नो कि आप लोगों में से असाइनमेंट कौन कौन कर रहा है, क्योंकि आई जस्ट रिसीव आई थिंक असाइनमेंट ऑफ आमिर नईम आप भेजते हैं ना? जी बिल्कुल सर, मैंने वो भेजे थे लेकिन कल वाली पीडीएफ फाइल मुझे नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, कल वाली वीडियो मैंने भेज दी थी ग्रुप में भी, आपने भेजी थी, और आई थिंक एक और नायाब ने भेजी थी। बाकी जो आई थिंक असाइनमेंट कर भी नहीं रहे। असाइनमेंट तो आप कम से कम करें, 10 एमसीक्यूज आप लोगों ने बनाने होते हैं, वो 10 एमसीक्यूज बना के आप लोग ईमेल तो कर दें। ये आप लोगों की एक बेसिक असाइनमेंट होती है, वो भी चीज़ आप लोगों ने करने होते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि इट्स फॉर यू। आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये एमसीक्यूज बेस्ड हैं। जब तक आप लोग नहीं इंक्लूड खुद को करते तो एमसीक्यूज कैसे होंगे? हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जैसे हमारे टॉपिक खत्म होंगे, तो इंशाल्लाह एक वीक के लिए हम डेली जो है ना, इन टॉपिक्स खत्म करने के बाद, आउटलाइन खत्म होने के बाद, हम एक वीक ऐसा रखेंगे जो कि सारे टॉपिक्स पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो दैट वुड आल्सो बी बेटर। उससे पहले आप लोगों की असाइनमेंट जो होती है, वो आप लोगों ने करनी होती है। वो असाइनमेंट क्या होती है? जस्ट 10 एमसीक्यूज होते हैं, और लास्ट में जो लेक्चर के लास्ट में असाइनमेंट गिवन होती है, वो 5-8 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी इतना नहीं होता, जस्ट आप ये करते जाए ना, 10 एमसीक्यूज बनाए और 5-8 क्वेश्चन करते जाए, लास्ट में गिवन होता है। वो जब आप करते जाए ना, तो आई आई बिलीव कि आप लोग जो है टेस्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेस्ट में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जस्ट ये करें, आप कुछ भी ना करें जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। मगर क्या है कि करे कौन ना? तो ये क्या बात होती है, इंग्लिश का वर्ड है ना, हु केयर्स। ऐसी बात नहीं करनी है। आप लोगों ने मेहनत तो करनी है, आप लोगों ने फी पे की है, या आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मेहनत करनी है ना, आप लोगों ने रिजल्ट दिखाना है, ठीक। तो मुझे तो पता नहीं है कौन कितना रिजल्ट दिखा रहा है, किसको कितना समझ आ रहा है, बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस लर्निंग। तो प्लीज आप लोग जो है असाइनमेंट पे थोड़ा फोकस करें, और असाइनमेंट पे मतलब असाइनमेंट करके वो मुझे टाइम पे सबमिट कर दिया करें, ठीक। सो आवर टुडेज टॉपिक जो है वो क्या है? टैक्स है, टैक्स के बाद है प्रॉपर्टी टैक्स एंड जीएसटी है, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी है, एंड प्रॉफिट एंड मार्कअप है, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉफिट एंड मार्कअप है, ठीक है। तो ये चीजें टैक्स से लेकर यहाँ तक जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और देखते हैं इनके बारे में क्या क्या हमने पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं, तो वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा थ्योरिटिकल भी जाएंगे कि फर्स्ट सपोज टैक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, बट इनको थोड़ा सरफेस लेवल पे देखेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग एमसीक्यूज बेस्ड, ओके, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ओके। फर्स्ट तो देखते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स आपको पता है ना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो उनको एक चलाने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है वो हम आपसे टैक्स लेती है। टैक्स आपके पैसों पे होता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स के जो है ना, वो दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, टैक्स होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स हो जाए तो वो होता है जो कि पर्सनल या कारपोरेट इनकम से आता है। और दूसरी बात यह है कि जो इनडायरेक्ट होता है वो आपकी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस जो होती है उनसे लिया जाता है, ठीक। ये आपने देखना है पर्सनल और कारपोरेट वगैरह, अगर टर्म आपको नहीं बताएं तो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा इनके बारे में। बट ये है कि हमने जस्ट सरफेस लेवल पे इनको देखना है, बाकी जो फार्मूलाज वगैरह वो आगे उनका मसला नहीं है।
टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है ना, वो एक प्रॉपर्टी टैक्स, वैसे टैक्स बहुत होती है, मेडिकल टैक्स वगैरह वगैरह, हेल्थ टैक्स, टैक्स या दूसरे टैक्स जो भी है वो अलग होती है। बट अब हम जो है ना फोकस करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे। तो इस हवाले से देखते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स हम उनको कहते हैं जो कि मतलब कि, क्योंकि वर्ड ही जाहिर है ना, प्रॉपर्टी वर्ड ही जाहिर है, प्रॉपर्टी मतलब जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जो जो भी आपके पास है, जो ओन करते हैं आप, उन पे लगती है आप लोगों को। और हमारी जो आजकल टैक्स लग रही है वो 2% है हमारी प्रॉपर्टी पे। और 1958 में जो है ना, 1958 में हमारी सिंध का जो चल रहा है, क्योंकि वी आर सिंधी, अगर आप पंजाबी हैं या कोई और हैं तो मतलब किसी और प्रोविंस से अगर ताल्लुक रखते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों की जो टैक्स का है वो कितना है। ठीक, 1958 का जो टैक्स एक दिया, मतलब कि हमारे रूल में आया था, वो सिंध का अभी भी वही चल रहा है, 2% चल रहा है हमारी प्रॉपर्टी पे। ठीक, और जो टैक्स लिया जाता है वो एनुअली लिया जाता है, ये भी याद रहे आप लोगों को, प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं हमारे पास। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है ना, वो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। फाइंड क्या करनी है? प्रॉपर्टी टैक्स करनी है ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ, आना प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए कितना ये है, जितना भी है 1 आई थिंक 14 लाख है। ठीक, तो क्या एट द रेट ऑफ 3%। देखें, अगर वो आप लोगों को क्या है, अगर आप लोगों से सिंध, मिसाल के तौर पर सिंध प्रोविंस है और वो आपसे टैक्स ले रही है और आपको ये टैक्स रेट जो है ना वो नहीं ले रही, मतलब दे नहीं रही, यहाँ पे फर्स्ट को ये 3% नहीं है, आप लोगों को कह रहा है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, और आपके पास जो वर्थ है प्रॉपर्टी की, आपके पास जो वर्थ है वो इतनी है, 14 लाख रुपीज है, और आपको ये 3% वगैरह कुछ नहीं दिया। अगर तो अंडरस्टूड बात है कि 2% जो है ना वो हमारे पास है ऑलरेडी बात, अगर हम सिंध में हैं तो, अगर सिंध प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं तो। पंजाब का आप लोग फाइन कर दीजिएगा, बलोचिस्तान का। ठीक, तो 2% ऑलरेडी ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है प्रॉपर्टी टैक्स का? प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मूला है रेट इनटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन 100। अब 100 जो है ना रेट है, रेट हमेशा आपको परसेंट में मिलता है। रेट क्या होता है? परसेंट में। जैसे कि यहाँ पे रेट क्या है? 3%, तो 3% का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ 3/100 है, तो परसेंट का मतलब अपॉन 100 है। ये जो 100 है ना, ये परसेंट का है, रेट का है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, रेट में 3 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट अपॉन ये 100 ऑलरेडी यहाँ पे मतलब आया हुआ है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ना हो कि रेट आप यहाँ पे इसको परसेंट लगा दें और इसका आप 100 और लगा दें, ऐसा ना करें, ये ऑलरेडी है, ये यही है, ठीक है ना, रेट का है। तो ये चीज का ख्याल रखियो। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स रेट इनटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन 100। तो रेट कितना है हमारे पास? रेट हमारे पास 3 जो कि गिवन है, उन्होंने खुद दिया हुआ है, और प्रॉपर्टी जो वर्थ है हमारे पास वो कितनी है? 14 है। तो ये प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी, ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं। यहाँ पे है ना, देखें प्रॉपर्टी ऑफ लिखा गया है, अगर वर्थ लिखते, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी भी लिखते, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे, वो आपको टोटल प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे। तो कुछ भी अल्फाज आ सकते हैं, वो चीज आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? वो आपकी ये है। तो रेट आपके पास 3 है और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास ये थी, और ये अपॉन 100। ये सिंप्लीफाई आपने करना है, बस ये 000 कैंसिल करके इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा। जब रिजल्ट ये मिलेगा तो इसका मतलब ये है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, मतलब कि 14 लाख रुपीज आपके पास है, प्रॉपर्टी वर्थ है आपके पास है, और 14 लाख पे आपको देना है, जो टैक्स देनी है गवर्नमेंट को, वो 3% है। अब 14 लाख का जो 3% बन रहा है ना, वो आपके बन रहे हैं 42,000 रुपीज। इसका मतलब है आपको टैक्स भरनी है 42,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना जी? इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। तो ऐसे क्वेश्चन चलो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लेडी डॉक्टर पेड आरएस, उसने पे किए हैं 9,500 रुपीज एज अ प्रॉपर्टी टैक्स, क्या सॉरी, एज अ प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना वो कह रहा है कि 9,500 रुपीज दे दिए हैं,
एट द रेट ऑफ, अब रेट 2% हो गया वगैरह, फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा नजर से देखें तो सोचें कि ऊपर वाले में क्या कह रहा था कि हमें वर्थ दी गई हुई थी, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स कह रहे हैं कि 9500 रुपीज उन्होंने दी है, पे की है, अब वर्थ फाइंड करनी है। अब क्या चीज है, उसी फार्मूला को आप लिख दें, ये देखें ये फार्मूला है आपका। अब क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू आपके पास रेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है। अब आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना वो आपके पास है, आपको वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है। देखिए वर्थ ऑफ हर प्रॉपर्टी या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या टोटल प्रॉपर्टी एक ही बात होती है, मैंने कहा था। तो ये चीज जो है ना फाइंड करनी थी। इस चीज को फाइंड करने के लिए आप एक चीज करते हैं, इसको रद्दो बदल में चेंज करते हैं, रद्दो बदल में चेंज करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन देखें, आप ये 100 को जो है ना 100 को ये इधर ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है इस इक्वल पे जाके, ये जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा है। और क्योंकि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को यहाँ पे अकेला छोड़ना है हमने, मतलब वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये रेट को भी इधर लाना है, तो रेट मल्टीप्लाई में ऊपर है तो नीचे आएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये फार्मूला क्या बन चुका, ये देखें, ये फार्मूला बन चुका प्रॉपर्टी टैक्स इंटू 100 अपॉन रेट इज इक्वल टू वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब ये वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाएगी अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स रखते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कितनी है, 9500, ठीक है, 9500 ऐसे करते हैं अगर आप, तो ये आपकी प्रॉपर्टी टैक्स होगी, ये इंटू ये 100 तो गिवन है, और रेट कितना हमारे पास 2 है, रेट 2 है भाई। अब 2 को डिवाइड करते हैं आप, इससे तो 50 मिलेगा। अब 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 9500 से, तो आपका जो रिजल्ट मिलता है, वो जो भी रिजल्ट मिले आप लोगों को, वो आपकी पूरी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, उस प्रॉपर्टी का 2% जो है ना, वो प्रॉपर्टी टैक्स कितना था, ये था। समझ आ गई? बस आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को आपने जो है ना जहन में रखना है। इसी फार्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी ऊपर वाला फार्मूला, ठीक है, ये देखें, ये वाला फार्मूला जो है ना, इसी फार्मूले के आप लोग जहन में रखें। अगर आपने रेट फाइंड करना है तो ये वैल्यू ऑफ वर्थ प्रॉपर्टी नीचे चली जाएगी, ये 100 ऊपर चला जाएगा। अगर आपने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो ये रेट नीचे चला जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स जस्ट फाइंड करनी है तो ये इधर का इधर रहेगा। तो ये जस्ट फार्मूला याद करना है। इसी फार्मूले के बेस पे आपके पास 3 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, और इंशाल्लाह वो आएंगे, मैं दूंगा, ठीक है, आप लोगों को, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितना समझा हुआ है, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी। अब जीएसटी जो है ना वो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सर्टेन सेल्स जो होती है, ठीक है ना, तो उसके हवाले से हमें जीएसटी पे करनी पड़ती है, ठीक। अच्छा, अब जीएसटी वगैरह के बारे में आप लोग डीप में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डीप में, और हाँ मैं आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस पर मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। वो लेक्चर जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जीएसटी के बारे में और टैक्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में मैंने डीप में समझाया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वो हमने सब्जेक्टिव किया है। तो अगर आप लोगों को डीप में जानना है जीएसटी वगैरह के बारे में तो आप लोगों को मैं वो लिंक्स भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन, जीएसटी की कैलकुलेशन क्या है? अब जीएसटी की कैलकुलेशन तब करते हैं, जीएसटी का फार्मूला है जीएसटी इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट इनटू रेट ऑफ जीएसटी। जब आपने जीएसटी फाइंड करनी होती है ना, जीएसटी, तो आपके पास आइटम कॉस्ट या रेट ऑफ जीएसटी जो है ना, ये दोनों मिले हुए होते हैं, तब जीएसटी फाइंड होती है। फर्स्ट सपोज आपको अगर आइटम कॉस्ट यहां से फाइंड करना है तो आपको रेट ऑफ जीएसटी और जीएसटी मिली हुई होगी। रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज होता है जो, ठीक है ना, सॉरी परसेंट से मिला होता है। अगर आपने रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करनी है तो आपको आइटम कॉस्ट और जीएसटी फाइंड करनी होगी। ये याद रहे, आइटम कॉस्ट और टोटल आइटम कॉस्ट में फर्क होता है। आइटम कॉस्ट, एक आइटम कॉस्ट होती है, दूसरी होती है टोटल आइटम कॉस्ट। याद नहीं है आप लोगों को, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, मार्कअप वाला। अच्छा, हम देखते हैं इसी हिसाब से देखें रेट ऑफ जीएसटी। अब मैं रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना लगूं तो क्या हो जाएगा, ये आइटम कॉस्ट नीचे आ जाएगा इसके, तो क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी का फार्मूला ये हो जाएगा, टोटल जीएसटी अपॉन क्या हो जाएगा, ये सॉरी आइटम कॉस्ट जो है नीचे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ऐसे फार्मूले आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, फार्मूला तो हमने देख लिया, क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ऐसे,
ठीक है ना, इन फार्मूला पे जो मतलब अप्लाई करें। कह रहे द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज 2500 रुपीज, द सेलर चार्जेस 17% GST ऑन कॉस्ट, ठीक है, फाइंड दैट GST लेविड, ठीक है, GST फाइंड करें। तो GST फाइंड करने का फार्मूला है टोटल GST इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट इनटू रेट ऑफ GST। तो आइटम कॉस्ट कितना है हमारे पास भाई, आइटम कॉस्ट हमारे पास 2500 रुपीज है, और 17% हमारे पास GST गिव जो है ना चार्जेस है, रेट ऑफ GST जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ GST, वो कितना है 17% है। तो 17% 70% का मतलब क्या है, 17/100 होता है। जब अपॉन 100 हो गया तो इसको हमने ये ऐसे खत्म कर डाला, तो 25 इंटू 17 कितना होता है, 425 होता है। अब 425 देखें, ये आइटम कॉस्ट थी, टोटल आइटम कॉस्ट नहीं थी, ये याद रखें आप लोग, टोटल आइटम कॉस्ट नहीं थी। अब उसमें मतलब क्या ऐसा समझें कि 17% GST और टोटल आइटम और आइटम कॉस्ट जो है मिला के हम क्या करते हैं, 17% GST जो GST निकलती है ये निकली, और आइटम कॉस्ट, सिर्फ आइटम कॉस्ट जब मिलते हैं तो वो टोटल आइटम कॉस्ट होता है। क्यों, क्योंकि एक आइटम जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो हमने सॉरी डिस्काउंट पढ़ा था हमने कल, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तब करते हैं जब हमारे पास एक प्राइस ऐसी होती है, प्राइस मिली हुई होती है ओरिजिनल, उस प्राइस को डिस्काउंट जब करते हैं जो बुक में लिखी हुई होती है पीछे, ठीक है ना, तो वो डिस्काउंट करके जो बुक होती है ना, जो हम खुद परचेज करते हैं, उसको हम कहते हैं आइटम कॉस्ट। फॉर सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब एक्चुअली में जो टोटल कॉस्ट थी उसकी वो कुछ और थी। तो यहाँ पे ये याद रखें, यहाँ पे आइटम कॉस्ट की बात चल रही है, टोटल आइटम कॉस्ट की बात नहीं चल रही। अब फर्स्ट सपोज मैं आइटम कॉस्ट, टोटल आइटम कॉस्ट फाइंड करना चाहूँ, फर्स्ट यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं बाद में टोटल आइटम कॉस्ट की भी। ये आइए ये देखें, टोटल आइटम कॉस्ट का मतलब है, टोटल आइटम कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप GST जो निकली है 425 निकली है ना यहाँ पे, और आइटम कॉस्ट को मिला देंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ, अब आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आपके पास जो GST है जो आपने पे करी है GST, ठीक है ना, जनरल सेल्स टैक्स जो है वो आपके पास 400 है, ठीक है, और आइटम कॉस्ट आपके पास है 1100 रुपए। तो टोटल आइटम कॉस्ट कितना होगा, टोटल आइटम कॉस्ट कितना होगा, 1500 रुपीज होगा, शाबाश। अब अच्छा मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट सपोज के मेरे पास आइटम कॉस्ट है, फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ सॉरी, मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है मिसाल के तौर पर 1500 रुपए है, ठीक, मैं ऐसे जस्ट कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट 1500 रुपए और आइटम कॉस्ट जो है मेरे पास 1000 रुपए है, तो GST कितनी होगी, 500। शाबाश, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है, क्यों आ रहा है देखें, टोटल कॉस्ट से जब हम कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो GST मिल जाती है, ठीक है ना, ये याद रखें। यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखें इसी फार्मूला को जब मैं करूं, देखें आइटम कॉस्ट भी दे दूं मैं, टोटल कॉस्ट भी दे दूं मैं, कहूं भाई GST फाइंड करें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को दूसरे जो ऊपर हम कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी दे सकते हैं वो लोग, जो कि मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कैसे घूम घूम के आ सकते हैं, वो सोचना आप लोगों ने, क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों ने करनी है। देखिए वो आपको डायरेक्ट दे सकते हैं भाई आइटम कॉस्ट आपके पास इतना है, टोटल कॉस्ट भी इतना है, और GST फाइंड करके दिखाएं, तो आपको कोई भी ना झाड़ना नहीं है, इधर उधर सोचना नहीं है, बस आपको आइटम कॉस्ट भी मिला हुआ है और टोटल कॉस्ट भी मिला हुआ है, भाई टोटल से आइटम कॉस्ट फाइंड सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपको GST डायरेक्ट मिल जाएगी, बात ही खत्म, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने जल्द से जल्द करने होते हैं जो कि पेन यूज कर ही नहीं सकते आप लोग, जैसे कभी मैंने पूछा और आप लोगों ने माशाल्लाह आंसर दे दिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गैस कंपनी चार्जेस 3212 as a gas charges from insurance, find the amount of GST at the rate of 70 paid by customers। देखें अब GST फाइंड करने की जो 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 फार्मूला है वो क्या है, आइटम कॉस्ट इंटू 17% है ना, तो आइटम कॉस्ट कितना है हमारे पास, आइटम कॉस्ट यही है जो ये मिला हुआ है, और सॉरी 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 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ, हाँ सही है, ठीक है ना, सॉरी जी जी, वॉइस बहुत मीटिंग कर रही है। और दूसरों को आ रही है आवाज मेरी, सर आ रही है।
अच्छा क्लियर है ना आयशा? आप थोड़ा देख ले कि हो सकता है आपके पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो नेटवर्क का। अच्छा आयशा, आ रही है ओके आवाज? सर। आवाज आ रही है अभी? जी सर, अब आ रही है। ओके। अभी आ रही है। ओके गुड, थैंक यू। देखिए यहाँ पे जो आपके पास कंपनी जो चार्जेस पे कर रही है ना, वो कितने हैं? अब चार्जेस गैस के पे कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आइटम कॉस्ट है, ठीक है ना? कंपनी चार्जेस इतने, मतलब के चार्जेस एज अ गैस चार्जेस, ठीक, गैस के चार्जेस मतलब आइटम कॉस्ट हो गया, गैस को भी हम एज आइटम ले सकते हैं। फॉर कंज्यूमर्स फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द रेट पे कर दिया है। तो बस आइटम कॉस्ट जो लगा हुआ है आप लोग वो लगा दें, यहाँ पे रख दें भाई 32 × 12, और अपन ये 17% आपको दिया गया है। अब ये भी याद रहे आप लोगों को कि क्योंकि ऊपर टैक्स था, टैक्स हमारा कितना है, 2% है। अब जीएसटी जो है ना, जो जीएसटी आप लोगों से ली जाती है उसका रेट जो है वो 17% फिक्स है पाकिस्तानी। ये याद रहे, अगर जीएसटी नहीं पे देते तो आप लोग परेशान ना हो कि भाई मैं जीएसटी कहाँ से लाऊं, इन्होंने नहीं दिया, ऐसा ना हो एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो सर यहाँ पे जीएसटी है नहीं तो फार्मूला नहीं लग रहा। तो ये क्वेश्चन करना गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर जीएसटी नहीं की, मैंने कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते होते हैं कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है, उसको पता भी है नहीं कि पता है कि 17% है हमारी जीएसटी पाकिस्तान की। तो ऐसी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी मिसिंग हो, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर जाए कि जीएसटी 17% है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। समझ आ गई? तो क्या करेंगे जी सर। ठीक है, आइटम कॉस्ट यहाँ पे रखेंगे आप लोग, और 17 अपॉन ये 100 दे देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ जीएसटी। समझ आ गई? यस सर। ओके गुड। अच्छा अब हम देखते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर अदनान पेड आर एस। अब देखें, पेड आर एस एट द रेट ऑफ पेड आर एस 595 एस जीएसटी, मतलब जीएसटी उसने पे इतनी कर दी है और रेट 17% लगा दिया है। ऑन द परचेज ऑफ अ शर्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्या कह रहा है? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अच्छा जीएसटी उन्होंने दी हुई है, क्या जीएसटी जो रेट है ना उन्होंने ये दिया हुआ है, वो कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ। अब ये आप लोग कॉस्ट आप लोगों ने फाइंड करनी है, और ये 17% आपके पास है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक ही तरीका करेंगे, क्योंकि ये फाइंड करनी है तो 17 अपॉन क्या होता है, 100 होता है ना, 17 अपॉन 100 है। तो ये जब आप इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ये 17 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्योंकि जीएसटी गिवन है तो जीएसटी कितनी है, 595 होगी, और ये इंटू क्या होगा, इंटू 100 होगा, और अपॉन में क्या जाएगा, 17 जाएगा। क्यों जाएगा भाई, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई में है, और ये ऊपर जाके क्या करे, सॉरी इस साइड जाके क्या करेगा, इससे डिवाइड करेगा, अपॉन आ जाएगा। और यहाँ पे 100 जो है वो डिविजिबल में है, तो ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई में करेगा। तो इसके लिए आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। इसका बिल तो हो गए होंगे कि सॉल्व कर सकते हैं ये। जब ये आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आइटम कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा अभी जो कंसेप्ट है, अच्छा प्रॉफिट और मार्कअप को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि यहां तक आप लोगों को जहां तक पढ़ा है अच्छे से समझ आ गया? यस सर, आप है। माशाल्लाह, ठीक है। आ गया समझ आप लोगों का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड मार्कअप। अच्छा लेट मी नो कि व्हाट इज मार्कअप। प्रॉफिट तो सबको पता है ना, मार्कअप क्या है, व्हाट इज मार्कअप? जी किसी को पता है कि मार्कअप क्या है? नो सर। अच्छा मैं बताता हूँ, डोंट वरी। अच्छा देखें, मार्कअप उस चीज को कहते हैं जो गवर्नमेंट्स होती है ना, गवर्नमेंट्स। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट। क्या हो गया, एक मिनट।
सॉरी गाइस, थोड़ी डिस्टर्बेंस ही आ गई थी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? हम बात कर रहे थे मार्कअप की। तो मार्कअप देखें, हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैंक से लोन लेते हैं ना लोन। कभी कभी कोई ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जो जॉब वाले होते हैं वो, या जमीन वाले लोग होते हैं भाई, जमीन अपनी मतलब कि वो पता नहीं क्या अल्फाज यूज करते हैं, वो करके वो मतलब कि जमीन दे के आते हैं। और एक पैसे जिसको आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कुछ भी करेंगे। जो एक्स्ट्रा चार्ज होती है ना, ठीक है, जो एडिशनल चार्जेस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही तो प्रॉब्लम आ रहा था ना इंटरनेट का। अभी अभी आ रही है? अभी आ रही है जी? नो सर। अच्छा, किसी और को नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? यस सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे कि मार्कअप के बारे में पढ़ रहे थे। अब मार्कअप क्या चीज है? मार्कअप हम उसी चीज को कहते हैं जो कि हम पैसे या कुछ भी चीज बोरो करते सर हैं। वॉइस में काफी मिसिंग है, कि कभी आती है कभी नहीं आती। अच्छा, सबको यस ऐसे सर आ रही काफी है? डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, let me solve problem, let me solve this यस सर। problem। अच्छा, नेटवर्क का तो इशू नहीं हो गया ये? अब पहली बार हो रहा है हमारे साथ। एक मिनट, अभी भी इशू है? अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही या झटके मार रही है? अभी सेट आ रही है, अभी सेट है। क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। तो मार्कअप के बारे में हम पढ़ रहे थे। मार्कअप क्या चीज़ है? मार्कअप हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम, मतलब फर्स्ट सपोज हम लोन ले रहे हैं बैंक से, तो जब लोन लेते हैं ना तो बैंक हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कर लेती है। जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना उसको हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि आपने बैंक से लिए 1 लाख रुपए लिए, ठीक है, बैंक से आपने कितने लिए? 1 लाख रुपए आप बैंक से ले रहे हैं, और बैंक आपको कह रही है कि हम आपसे 2,000 रुपए जो है ना एज अ मार्कअप रेट हम आपसे लेंगे। 2,000 लेंगे 1 लाख रुपए से, ठीक है ना? 1 लाख रुपए पे आप लोगों को बैंक कह रही है 2,000 आपने देने होंगे। जब आप 5 लाख रुपए निकालते हैं वहां से, तो आपको कितने वापस बैंक को देने पड़ेंगे? जी 10,000। जी, नहीं फिक्स होता है। मतलब 10,000 आपने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टैक्स नहीं होता, ये मार्कअप रेट होता है जो कि हम देखें ना 7th क्लास की बुक में, ये क्योंकि हम 7th क्लास के जो टेक्स्ट हमारा है हम उसी को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं, और उसी में सब कुछ हमारे टेक्स्ट बुक्स में सब कुछ ये लिखे हुए हैं और सब कुछ बयान किए गए हैं, और उन्हीं में आप जाएंगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा। तो मैं ऊपर ऊपर सरफेस पे आपको बता रहा हूँ कि मार्कअप में जिसको हम कहते हैं जो मतलब कि सर्विसेज या कुछ भी हम मतलब किसी को प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो चीज़ें हम चार्ज करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज हम बैंक से ले रहे हैं तो हमारी बैंक क्या करती है? चार्ज करती हैं समय एक्स्ट्रा अमाउंट कहते हैं ना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है यस ना सर। उसी को हम मार्कअप कहते हैं। ठीक है, कर्ज कर्ज सर क्या कहते बैंक। हैं और हिंदी में जी जिसको जी हम जी बिल्कुल। कर्ज लेना कहते हैं, ठीक है ना? जी ओके। सर। जी वॉइस प्रॉब्लम अच्छा, प्रॉब्लम सारों के बिल्कुल साथ आ भी रही नहीं आ है? रही है वॉइस। सारों के साथ यही है? अब तो क्लियर आ रही थी। अच्छा अच्छा, देखें थोड़ा अगर आपके पास इशू ना हो तो अच्छा, हम पढ़ रहे थे, ये देखें प्रॉफिट रेट। अब हमने पहले क्या पढ़ा था? प्रॉफिट परसेंट। कल वाली क्लास में प्रॉफिट परसेंट पढ़ा था। अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला था यहाँ पे? प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस इन 200 कर रहे थे ना, तो ये इसका प्रॉफिट रेट का भी वही चक्कर है। प्रॉफिट रेट का हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉफिट होता है ना एक्चुअली वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो लास्ट तक जाकर चला जाता है, और नेट सेल का मतलब है जो हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है, नेट सेल। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरे से यहाँ से भी। आवाज आ रही है आपको अब अब? यस सर अगर हम लोग दोबारा से सब ज्वाइन करें तो शायद हो जाए बेटर। जी जी, वो तो है, बट क्या है कि टाइम भी अभी थोड़ा बचा है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम ये गुजारे हम। अभी ये दोबारा से ही हुआ आई थिंक
तो ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, अभी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट रेट जो है वो, आप प्रॉफिट रेट का फार्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। बस ये समझ लें कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट है और यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस है और इनटू 100 है, ये समझ लें, क्योंकि सेम बात होती है बट इन्होंने टर्मिनोलॉजी जो वर्ड्स यूज किए हैं वो अलग कर दिए हैं। और प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है नेट सेल, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होती है, और कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है ना, गुड्स जो आपके पास गुड्स हैं, जो आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो परचेजिंग प्राइस है वो सब्ट्रैक्ट करना, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे मतलब कि कर सकते हैं फाइंड आउट, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था असाइनमेंट में कि सेलिंग प्राइस के हवाले से या परचेजिंग के हवाले से कॉस्ट प्राइस जो है ना फाइंड करने का। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए ना, एक आइटम अगर सेलिंग प्राइस भी उसकी है, कॉस्ट प्राइस भी है, तो आप प्रॉफिट आपको मिल सकता है ना। बट ये है कि आप लोगों के पास अगर कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस नहीं है, और प्रॉफिट रेट भी आपके पास सारा कुछ है, तो आपके पास अब तो फिर आप सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे या आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखें, सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये ब्रैकेट में इनटू है, और 1 प्लस प्रॉफिट रेट है। आपको अगर कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट रेट मिला हुआ होगा, प्रॉफिट रेट अगर मिला हुआ होगा, तो आप लोग सेलिंग प्राइस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट रेट मिला हुआ है, तो फिर आप लोग कॉस्ट प्राइस यहां से आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा पूरा, ये इसके नीचे चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, इस जो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो हम एग्जांपल कर रहे हैं, फाइंड द प्रॉफिट रेट व्हेन ग्रॉस। एक्सक्यूज मी सर जी, जी 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 जी। वो फर्स्ट जो है ना मार्क वाला क्वेश्चन वो रिपीट कर दें, मुझे वॉइस अभी आई है, मैंने रिजॉइन किया है बस थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं ना ये अच्छा फर्स्ट हाँ एग्जांपल क्या जी, है? मार्कअप वाला। अच्छा मार्कअप वाला। अच्छा वो मार्कअप जो, जी 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 जी, अच्छा मार्कअप जो है ना, मार्कअप हम उस चीज को कहते हैं जो हमारे बुक्स या सॉरी जो चीजें हम लेते हैं, ठीक है, किसी से कर्ज लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमसे ली जाती है, भाई 20,000 आपको दे रहे हैं हम, आपने हर महीने के हवाले से ये वो करते हैं, या ईयरली करते हैं, एनुअली करते हैं, कुछ भी करते हैं, जितना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ना, और जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं, ठीक है। और मार्कअप फाइंड करने का तरीका हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो अभी हमने, मैं जस्ट ये बात की थी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये बात की थी। अच्छा, आई थिंक हमारा जो नेट है ना वो बहुत स्लो चल रहा है ना? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर वो बहुत इशू आ रहा है, काफी बार भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक मिनट, लेट मी कनेक्ट विद माई मोबाइल फोन। ओके, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी कनेक्ट, ओके। अच्छा अब आएगी, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? नायाब, सना, शायसा, आयशा? सर आ रही है अभी। ओके, थैंक यू। अच्छा, हम आगे देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़े तो एग्जाम्पल क्या कह रहा था? जी सर अभी आ रही है। फाइंड प्रॉफिट रेट फाइंड करें व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट मिला हुआ है, एंड नेट सेल इज, नेट सेल भी मिली हुई है। तो देखिए प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ये चीजें आप रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या था हमारे पास? 400 है, ठीक है, और अपॉन जो नेट सेल है हमारे पास कितनी है? 1600 रुपीज है, ठीक।
और ये जो हमारे पास है ये 100 तो परसेंटेज का आपको पता है, और ये चीज़ इसको आप सब्ट्रैक्ट करा देंगी और क्या करेंगे फिर इसको 400 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्रॉफिट रेट मिल जाएगा। रेट मतलब परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना, रेट परसेंटेज में आता है हमेशा, या प्रॉफिट परसेंटेज जिसको आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। अच्छा आगे फाइंड द मार्कअप। हाँ अब जो है ना बात आई है मार्कअप की। मार्कअप को समझने के लिए थोड़ा फोकस चाहिए होगा, ठीक है आप लोगों का। देखें कह रहा फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RS डैश फॉर 2 years एट द रेट ऑफ, गलत बनी थी भैया नहीं रिकॉर्ड। देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो ये गिवन है और कितने सालों के लिए, 2 years के लिए, रेट क्या ये है। अब मार्कअप का जो फार्मूला है ना वो ये फार्मूला है। अब P क्या है, P एज ए प्रिंसिपल अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट होती है, एक्चुअल अमाउंट ये याद रखें, एक्चुअल अमाउंट जितनी भी अमाउंट आपके पास है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। R जो है ना वो रेट है और T जो है ना T टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मगर इन ईयर्स, ये याद रहे इन ईयर्स है, टाइम पीरियड है अब आपके पास, मतलब जो सालों में मिला हुआ होता है। और अपन 100 जब ये आर का, ठीक है, क्योंकि आर हमेशा परसेंटेज में होता है, तो जब परसेंटेज में होता है तो उसका 100 नीचे होता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो देखें क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास वो ये है, पी मतलब ये है, और कितने साल हैं, टी कितना है आपके पास, ये 2 years है, और रेट आपके पास कितना है, ये 12 है। तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 रख दी है और जो आपके पास रेट है वो आपने रख दिया, और टी जो टाइम पीरियड है वो 2 रख दिए, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये अपॉन 100 है जो फार्मूले वाला, ठीक है, ये आपने 100 ये 2 कैंसिल कर दिए 2 zeros, और आपके पास ये आ गया, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो ये 12,000 रुपीज आएगा। तो आपको जो मार्कअप रेट है, जो मार्कअप है, मतलब अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप 2 सालों के लिए ले रहे हैं, 2 सालों के लिए आप लोग ले रहे हैं कितने पैसे, 50,000 रुपीज ले रहे हैं 2 सालों के लिए, और जो रेट है ना मार्कअप रेट वो 12% है। वो कह रहे हैं कि आपने हर साल 50,000 रुपए, कितना मतलब कि 50,000 रुपए पे जो है आपका लगेगा 12% लगेगा। तो आपका टोटल जो मार्कअप होगा ना वो आपका होगा 12,000 रुपीज। मतलब जब आप 2 सालों के लिए ले रहे हैं तो 2 सालों के बाद जब आपको उसको पे करेंगे, टोटल कितनी पे करेंगे आप उसको, 50,000 वो सेम भी लेगा वो आपसे, और मार्कअप भी आपसे 12,000 रुपीज लेगा, तो इसका मतलब 62,000 आपसे लेगा वो, ये समझ आप लोग लें। मगर एक बात और भी है, देखें यहाँ पे ये ईयर्स में गिवन है, अगर ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पे 20 मंथ्स होते तो आप क्या करते, 20 मंथ्स होते तो आप क्या करते, 20 को 12 से डिवाइड करते। क्यों, मंथ्स को हमने ईयर्स में चेंज करना है। अगर ये आपको डेज में मिले हुए होते क्या करते, फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ 360, फर्स्ट सपोज 380 डेज हैं आपके पास, अगर डेज में मिले हुए हैं आपको तो आप क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे तो आपको ईयर्स मिल जाएंगे। जब आपको ईयर्स मिलेंगे ना तो यहाँ पे आप टी पुट कर दीजिएगा, याद रखिए इस चीज का आप ध्यान रखना है। ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ये 2 years है, ये आपको ईयर्स में चेंज करना है, भले वो डेज में हो भले वो मंथ्स में हो, मगर होना ईयर्स में चाहिए, सालों में होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज का। अच्छा आपको मार्कअप भी मिला हुआ, प्रिंसिपल भी मिला हुआ है, आर भी मिला हुआ, अगर टी आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों जो है पी और आर जो है नीचे आ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपको आर फाइंड करना है तो टी और पी जो है वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, और 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को अदल जो मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि एक्सचेंज जो करनी है वो आप लोगों ने खुद समझ के करनी है। एक और भी क्वेश्चन है वो हम करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, अ पर्सन परचेज अ सर्टेन आइटम फ्रॉम होलसेलर फॉर RS 400 रुपीज, देन सेल्स इट टू अ कंज्यूमर फॉर RS 700 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड फाइंड द प्रॉफिट रेट। देखिए बात तो एक ही होगी ना भाई, वो एक चीज किसी होलसेलर से 400 रुपए में ले रहा है और किसी कंज्यूमर को 700 रुपए में बेच रहा है, यार वधी गला दिखाऊं गजार घट बच्चों हनी, मतलब 300 रुपए उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो उसने कहा कि प्रॉफिट फाइंड करना है, चलो ठीक है प्रॉफिट तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों को पता है।
जब प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो, प्रॉफिट हमें पता 300 रुपए है, और प्रॉफिट रेट भी फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट रेट का जो फार्मूला है वो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है, तो प्रॉफिट 300 रुपीज है जो कि मैंने रखा है यहाँ पे, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 400 रुपए है जो कि उन्होंने एक्चुअल में ली थी, तो अपन 400 इंटू 100 निकालेंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा, 75% मिलेगा, प्रॉफिट रेट मिलेगा। समझ आ गई जी? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? जी सर। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटेलर्स यूजेस अ प्रॉफिट रेट ऑफ, प्रॉफिट रेट कितना वो कर रहा है, 45%। प्रॉफिट रेट, अब वही वाला फॉर्मूला याद रखियो, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर गेम एट द कॉस्ट ऑफ रिटेलर। अब देखें उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस 1250 है, और जो प्रॉफिट रेट यूज कर रहा है वो ये कर रहा है, और फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फार्मूला था दे ये, ताकि जो कौन जहन में अचानक पे आप लोगों को डायरेक्ट जहन में आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इनटू रेट। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास मिली हुई है ये है, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस और 45% है। 45% का मतलब क्या है, ये अपॉन 100, ठीक है, तो ये अपॉन 100 हो गया। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, 45 अपॉन 100 जो रिजल्ट है ना, ये 0.45 आएगा। 0.45 और 1 में ये प्लस में है, तो 0.45 1 क्या होगा, 1.45। तो 1.45 को आप इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा ना, वो आप लोगों की सेलिंग प्राइस होगी, मतलब 1812 जो है वो आप लोगों की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, a shoes store uses a 40% प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट रेट कितना है, ये है ऑन अ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे वो लगा रहा है, जो जितने में खरीद रहा है ना उस पे वो लगा रहा है, ये याद रहे। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज। अब कॉस्ट फाइंड करनी, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसी फार्मूले को जो हमारे पास है, इसी फार्मूले को एक्सचेंज कर दें, तो यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट शूज। सो इस हवाले से कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रहेगी और ये डिवाइड करेगा, तो प्रॉफिट रेट भी मिला हुआ है आप लोगों को, और आप लोगों को सेलिंग प्राइस भी मिली हुई है, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए ये मतलब फाइंड आउट करने में। देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो ये मिली हुई है, और प्रॉफिट रेट आप लोगों को मिला हुआ है यहाँ पे 40%। तो 40% का मतलब क्या है, 0.4। तो 0.4 और प्लस 1 मतलब 1.4 आ जाएगा आप लोगों का। अब ये डिवाइड कर दें इसके साथ, तो आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको लोगों को रिजल्ट ये मिलेगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का एक तरीका है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन कराने वाले नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया तो क्वेश्चन कराने वाले नहीं होते ऐसे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज अ पर्सन बोरोड अ लोन ऑफ, एक लोन ले रहा है इतना बैंक से, मार्कअप रेट 12% है। जब मार्कअप की बात आ रही है तो थदे मतलब जो हिंदी में कहते हैं डायरेक्ट ही जो कॉन्सेप्ट है तो मार्कअप रेट जो है तो मार्कअप 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 मतलब मार्कअप पीआरटी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, ईयर्स, टाइम पीरियड, मार्कअप पे मार्कअप में यही प्रॉब्लम मतलब कि आ जाएंगे। और फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्कअप, अब फाइंड क्या करना है, मार्कअप की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डायरेक्ट मार्कअप फाइंड करना है ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ईयर्स में दिया गया है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है मतलब जो बोरो आप कर रहे हैं ना, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। रेट क्या है, रेट आपके पास 12% है, और ईयर्स कितने, 2 ईयर्स है। तो मार्कअप रेट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको ये गिवन है, 12 जो है आपके पास परसेंट रेट है, ईयर्स जो टाइमिंग हुआ आपके 2 है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 67,200 रुपीज आएगा। ये कितने, 28 लाख रुपीज है। इस पे 2% आपकी मार्कअप जा रही है, और 28 लाख रुपीज से अगर आप मार्कअप दे रहे हैं मतलब जो मार्कअप निकल रही है 12% के हवाले से, और 2 साल तक वो आपकी निकल रही है मतलब 67,200 रुपीज है, ठीक है। तो ये मार्कअप फाइंड करने का एक तरीका है, और आप लोगों के पास से क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग पास ये करिए कि प्रैक्टिस जो है ना आप लोग ज्यादा करिए कि क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे और आराम से और तेजी से सॉल्व कर सकें आप लोग, ठीक है ना।
अच्छा आगे देखते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, लास्ट लेक्चर का ये है कि पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, पॉइंट्स रिमेम्बर ये करने आप लोगों ने। देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो जो चीज़ें हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, इसमें फार्मूला वगैरह मैंने लिख दिए आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग बाद में डिफिकल्ट ना हो के बाद में ऐसे ऐसे फार्मूला इकट्ठे करते रहें। ये आप लोगों के लिए मैंने काम किया है। हो सकता है आप इसी इसी के लिए दुआएं दें, क्योंकि फार्मूले इकट्ठे करना बहुत मसला होता है आजकल ना। ये फार्मूले मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ये फार्मूले देख के आप लोग आराम से दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग आराम से मतलब कि बगैर टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये चीज यहाँ पे असाइनमेंट है आप लोगों की। असाइनमेंट ये 4 क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं है। तो जो कि द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज डैश डैश, ये दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया गाइस? जी यस सर। जी सर। ठीक है, माशाल्लाह। तो इससे मेरे लिए खुशी की बड़ी बात ज़्यादा नहीं है कि मुझे जो लेक्चर है वो बगैर आई थिंक मतलब कि इधर उधर जाए बगैर भी मतलब कुछ आप लोगों को समझ आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था डिस्टेंस लर्निंग इज समहाउ डिफिकल्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम फेस टू फेस लर्निंग, फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासेस। ट्रेडिशनल क्लासेस से ये डिस्टेंस लर्निंग जो है समहाउ डिफिकल्ट होती है। तो उस हवाले से भी मतलब ये चैलेंजिंग मतलब है, और चैलेंजेस आते हैं हमें क्योंकि समझने में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह आप लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और आप लोग आराम से सुनते भी हैं। तो जब आप लोग सुनते हैं और आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग को समझ आने लगता है। ठीक है, तो आई थिंक सना और शाइस्ता को भी समझ आ रहे होंगे, क्योंकि उनके साथ आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है नेटवर्क वगैरह का। तो इस हवाले से भी जब आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो सना और शाइस्ता आप लोग मुझे डायरेक्ट जो है ना बता सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स शाइस्ता। और इंशाल्लाह फ्रॉम इन नेक्स्ट क्लास फिर भी हमारे पास आई थिंक यही है, फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे ही टॉपिक है, क्योंकि ये अभी तक हमने टच किया 7th क्लास वाली फाइनेंशियल अरिथमेटिक को ना। तो 8th क्लास वाली भी रहती है, उसी के मेन कंसेप्ट भी रहते हैं हमारे पास। और वो चीज़ें तो हमें मतलब करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक हम थोड़ा एडवांस लेवल तक नहीं जाते तब तक हमें जो है ना बेसिक पे ग्रिप नहीं आती। तो एडवांस हम करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को बेसिक पे ग्रिप आ जाए। और क्योंकि एडवांस भी करनी है हमने, और ऐसे तो नहीं छोड़ना है 8th क्लास की मैथमेटिक्स को भी। तो उसकी फाइनेंशियल अरिथमेटिक जो है उसको भी हम टच करेंगे। ठीक है, उसको टच करने की कोशिश करेंगे, और होप्स हो कि नेक्स्ट क्लास तक जो है हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल अरिथमेटिक वगैरह हो जाएगी। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज असाइनमेंट जो है आप लोग टाइम पे कर दीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट जो है ना, जो भी आप लोगों की असाइनमेंट हैं और रहती हैं, वो आप लोग असाइनमेंट टाइम पे करा करें, ताकि हमें भी डिफिकल्टी ना हो और आप लोगों को भी मसला ना हो। ठीक है, कुछ भी मतलब सॉल्व करने का या आगे अंडरस्टैंड करने का, या मिसाल के तौर पे जब हम एमसीक्यू सॉल्व करने की बारी आती है, तब आप लोगों को एमसीक्यू जो है सॉल्व करने में आप लोगों को भी डिफिकल्टी ना हो, हमें भी डिफिकल्टी ना हो कुछ समझाने की, या फिर सपोज फिर रिवाइज करने की जब आप हो जाए। क्योंकि बंचेस ऑफ एमसीक्यूज पड़े हुए होते हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट नहीं होता। पहले हम कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जब हम एमसीक्यूज की बारी आएगी, जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यूज करवाएंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट जा रहे हैं ये कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो होप्स हो कि यू विल मतलब सॉल्व योर असाइनमेंट्स, you will do your assignments accordingly, and inshallah will send to me at my Gmail. ठीक है, Gmail आप लोगों को given है। So goodbye and take care of yourself and wait for next lecture. Goodbye. अल्लाह हाफिज।